Hello dear students, today we will discuss about a second part of the dimensional analysis, which is a very important topic of class 11th. सेकेंड पार्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, डायमेंशनल एनालिसिस जो पढ़ा है उसकी एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस of dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशन है बेटा, सबसे पहले इसको यूज किया जाता है टू चेक द करेक्टनेस of a formula or equation. Or to convert one system of units into another system of units. Now we will discuss some examples of first application, that is to check the correctness of a dimensional formula or dimensional equation. How we can check it? Any formula or equation will be correct only if left hand side and right hand side have the same power of m, l, t and other fundamental quantities. अगर हम जिन भी fundamental quantities में dimensional analysis कर रहे हैं, वो fundamental quantities दोनों साइड यानी right hand side of the equation और left hand side of the equation अगर इनकी पावर सेम कंटेन करती है तो हमारी जो गिवन इक्वेशन और फॉर्मूला है वो करेक्ट होगा, अदरवाइज दैट विल बी रॉन्ग. Let's check the correctivity of a formula. We know about the formula of time period of a simple pendulum, that is 2 pi root L by G. हमें चेक करना है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है. दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. इसको चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे बेटा, इधर है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का जो डायमेंशनल एनालिसिस आएगा वो टी की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि एम और एल का तो यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं है. 2 पाई अपने पास कांस्टेंट है जिसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. 2 पाई का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. तो रूट एल बाय जी का हम देखेंगे. रूट एल, यहाँ पे एल जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम है बेटा, लेंथ ऑफ पेंडुलम, और जी जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब अपने पास एल के लिए, लेंथ के लिए तो हम एल ही यूज करेंगे, और जी के लिए बेटा, जी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो मीटर के लिए लेंथ आ गया और पर सेकंड स्क्वायर के लिए t माइनस 2 आ गया. एल से एल यहाँ पे कट हो गया और आपके पास आ गया रूट टी स्क्वायर, और इधर है आपके पास t की पावर 1. जब ये रूट से बाहर आएगा तो t की पावर 1 आ जाएगा ना अपने पास. t की पावर 1 इज इक्वल टू t की पावर 1. तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर से इक्वल आ रही है तो हम क्या कहेंगे, यस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. डायमेंशनली करेक्ट है. अब बेटा जो अपने पास डायमेंशनल एनालिसिस है, क्या इसकी कुछ लिमिटेशन भी है. अब हमने 2 पाई का तो यहाँ कोई डिस्कशन नहीं किया, हमने तो डायमेंशनली तो चेक कर लिया,
लेकिन क्या ये अपने पास एग्जैक्टली सेम होगा? नहीं बेटा, ये कांस्टेंट के बारे में, जो डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है वो कांस्टेंट्स जो भी यूज होते हैं उनके बारे में हमें कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि कांस्टेंट्स जो होते हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं। तो ये ओनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। Now we will discuss about another application, that is to find out a dimensional formula. अगर हमें कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमसे कह दे कि फाइंड आउट द रिलेशन या फिर फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इफ its mass is m, mass of the bob is m, length of the pendulum is l and acceleration due to gravity is g। तो हमें टाइम पीरियड के लिए जो है सिंपल पेंडुलम के लिए एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। तो बेटा हमें यहाँ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला नहीं बताया इसने क्या बताया है कि आपको पता है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो डिपेंड करेगा लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब दैट इज m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g। लेकिन ऐसे नहीं बताया कि वो कैसे डिपेंड करेगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हाउ वी कैन फाइंड इट? तो हम टाइम पीरियड को t से डिनोट करेंगे और मैं कह रही हूं कि टाइम पीरियड जो है वो मेरे पास इसका कुछ रिलेशन है अपने पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम के साथ। टाइम पीरियड का रिलेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, और टाइम पीरियड का रिलेशन मैंने कहा कि m मास ऑफ द बॉब के साथ भी है कुछ, क्योंकि इसने हमें बताया कि यहाँ पे m मास ऑफ द बॉब है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और l लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो इधर t है बेटा, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0 l0 t1, यही आ गया। यहां से मैंने एक बार t के लिए रिलेशन लिख लिया है कि t क्या होगा बेटा, इक्वल टू आ जाएगा, हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा के कोई कांस्टेंट यूज कर लेते हैं k, और यहाँ पे मैंने लिख दिया l g और ये आपका m। अब अपने पास बेटा देखो इधर क्या है, ये मैंने यहाँ पे t इक्वल टू के एल जी एम ये लिखा। टाइम पीरियड के लिए जो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो आ गया m0 l0 t1। राइट हैंड साइड के डायमेंशन लिखेंगे। k तो अपने पास कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी है, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, तो k तो आपके पास एज इट इज रह जाएगा। और यहां से l आ गया आपके पास, l क्या होता है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, तो l का जो डायमेंशनल आ जाएगा वो l1 आ जाएगा। और g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डायमेंशनल एनालिसिस क्या आ जाएगा? l t -2। m क्या है? मास, और मास के लिए मैंने लिख लिया यहाँ पे m। अब यहां से मुझे चेक करना है कि अपने पास ये जो पावर्स हैं भाई इन पावर्स पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं। हमें तो ये नहीं पता था ना कि L की पावर पे कैसे डिपेंड करेगा, G की पावर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो हमने अज्यूम किया था कि लेट L की पावर x, G की पावर y और M की पावर z के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे L1 और पावर लिख दी मैंने यहाँ पे x, यहाँ पे लिख दिया y और यहाँ पे लिख दिया है z। अब हम क्या करेंगे, अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है तो हमें दोनों तरफ से इक्वेट करना होगा इक्वेशन को, और इक्वेट करेंगे तो यानी m की जो पावर होंगी वो इक्वल आनी चाहिए, l की पावर इक्वल आनी चाहिए और t की पावर इक्वल आनी चाहिए, अगर हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट निकल के आ रहा है तो हम यहां से देखें बेटा, इधर m की पावर है 0 इक्वल टू इधर m की पावर क्या क्या देखने को मिल रही है, यहाँ m नहीं है, यहाँ m नहीं है, m की पावर z दिख रही है, यानी 0 इक्वल टू z, यानी z की वैल्यू तो होगी 0। फिर आ रहा है बेटा l की पावर यहाँ पे 0 है तो मैंने यहाँ लिख दिया 0, यहाँ पे l की पावर 1 और ये है x, यानी x, और l की पावर यहाँ पे 1 और ये y, यानी 1y हो गया। तो यहाँ पे l की पावर x प्लस y हो गया अपने पास, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन आ गया, लेकिन x और y हमें किसी की भी वैल्यू नहीं पता है, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, t वाले इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। यहाँ t प्रेजेंट नहीं है, यहाँ t है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे t की पावर 1 है, तो 1 इक्वल टू
यहाँ पे माइनस का 2y आ गया है। तो y यहाँ क्या आ गया बेटा आपके पास माइनस का 1/2। अब -1/2 y की वैल्यू अब उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो x क्या निकल के आ जाएगा अपने पास x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया। अब हम टाइम पीरियड का ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स वाई जेड की। तो अपने पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के जो है आ जाएगा t इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से कि l की पावर x है और x की वैल्यू क्या आई है 1/2 यानी l की पावर 1/2। फिर अपने पास g की पावर y है और y की वैल्यू क्या आई है -1/2 g -1/2 और m की पावर z है और z की वैल्यू क्या निकल के आई है 0। z की वैल्यू क्या निकल के आई है 0। यहाँ पे मैंने लिखा m की पावर 0 तो यानी m की पावर 0 का मतलब 1 है बेटा। तो t क्या आ गया अपने पास k l की पावर 1/2 g की पावर -1/2 है तो मैं इसको नीचे ले जा सकती हूँ g की पावर 1/2 और मैं इसको लिखना चाहूं तो k रूट l बाय g ये लिख देती हूँ। अब k जो कांस्टेंट है बेटा इसको फर्दर अदर मेथड के हेल्प से अगर हम डिराइव करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 2 पाई निकल के आती है। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला हमें किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के नहीं देगा। ये सिर्फ हमें हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स की वैलिडेशन को चेक करने के काम आता है। तो अपने पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया है बेटा टाइम पीरियड का। तो ये प्रोसेस होता है अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन आपको उसकी यूनिट्स का पता है या ये पता है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन यूनिट्स पे डिपेंड करती है तो हम उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को ड्राइव कर पाते हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। Van der Waal gas equation। Van der Waal इक्वेशन वैन डर वाल इक्वेशन में क्या होता है v प्लस में a बाय वी स्क्वेयर सॉरी p प्लस a बाय वी स्क्वेयर इंटू v माइनस b इक्वल टू आर टी। v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन हमें दे रखी है। इसमें कहता है कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करो a और b का। फाइंड यहां पे लिख देती हूँ फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा p में a बाय वी स्क्वायर ऐड हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि a बाय वी स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि प्रेशर का ही डायमेंशन होगा इसके पास कुछ ना कुछ। क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या पता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव द डायमेंशन विच हैव सेम डायमेंशन। अब देखो इसका सेम डायमेंशन होगा तभी तो ये p में ऐड हो रहा है ना। यहाँ पे p प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या आ गया बेटा अपने पास a बाय वी स्क्वायर। अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करें। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा F बाय A की हेल्प से। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए MLT-2 MLT-2 और एरिया के लिए L2 आ जाएगा। एक L से एक L कट जाएगा यानी प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा ML-1 और T-2। यहाँ पे पुट करेंगे। यहां से पहले तो a की वैल्यू क्योंकि हमें डायमेंशन ऑफ a एंड b निकालना है a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a क्या आ गया बेटा p इंटू में v स्क्वायर। ठीक है v क्या है यहाँ पे वॉल्यूम है। v वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू L क्यूब होता है ना। तो p का डायमेंशन फॉर्मूला और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे a इज इक्वल टू m L-1 T-2 और इनटू में L क्यूब है अपने पास तो L-1 और +3 ऐड होंगे तो क्या बचेगा प्लस का 2 यानी A का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा अपने पास वो आ जाएगा ML2 T-2।
ये तो आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। अब बेटा हमें बी का भी निकालना है। अब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी इज वॉल्यूम एट एयर, ठीक है। अब वॉल्यूम में से क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? वॉल्यूम ही तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। सो वी कैन राइट वी इक्वल टू बी। v इक्वल टू बी लिखेंगे तो b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, तो b इक्वल टू m0 l3 t0। ये अपने पास b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है। तो अपने पास ये जो है कुछ एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो जो हमारे कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला को, यानी अगर हमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज का पता होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, with the help of that we can find out the dimensional formula of another physical quantities. Now discuss about some more questions on this. A question is given in this book is this: if E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively, then the quantity EL square by M की power 5 G square, यानी E L square M की पावर 5 और G square, कह रहा है कि ये जो क्वांटिटी है इसके पास किसका डायमेंशन होगा? जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं बेटा, ए ऑप्शन है मास, बी है लेंथ, सी है एंगल और डी ऑप्शन दे रखा है टाइम। और यहां पे जो E है रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, L रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम को, G रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, और M जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास को। हमें ये फॉर्मूला दे रखा है, ये क्वांटिटी दे रखी है फिजिकल क्वांटिटी, और पूछ रहा है कि इसका जो डायमेंशन हम निकालेंगे वो इनमें से किसके इक्विवेलेंट निकल के आएगा। लेट्स फाइंड आउट। E क्या है बेटा? एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है? वर्क डन के इक्विवेलेंट ही होता है ना। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? वर्क डन के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो अपने पास एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो F डॉट डी एस की फॉर्म में ही हम निकालेंगे। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? M1 L1 T माइनस 2, यही होता है। इनटू में डिस्प्लेसमेंट के लिए आ गया अपने पास L, तो ये आ गया M1 L2 T माइनस 2। ये अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया बेटा एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ये। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? L इज इक्वल टू एम वी आर के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे m मास होता है, v वेलोसिटी होती है और r क्या होता है? रेडियस होती है, यानी लेंथ ही हो जाएगा इसके सही में। तो यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम का निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। m मास, मास के लिए मैंने m यूज कर लिया। v वेलोसिटी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होती है, तो मीटर लेंथ, और l t माइनस 1, और r क्या है? लेंथ ही आ जाएगा। तो एक बार और लेंथ आएगा तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। तो L का जो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा ML2T माइनस 1, ये बन जाएगा। M जो है बेटा मास है, M की पावर 5 हो जाएगा। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो कि Fg जो होता है बेटा वो आपके पास G M अपॉन आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। G यहां से निकालोगे तो F आर स्क्वायर अपॉन M के इक्विवेलेंट आएगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T माइनस 2, आर स्क्वायर का आ जाएगा L2 और MM का आ जाएगा M2। यहां से M2 ऊपर जाएगा तो बचेगा M माइनस 1 L क्यूब और T माइनस 2। ये आ जाएगा अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट m-1 L³ T-2, इसको पुट करेंगे। ये तो गलत ही रेंज का, EL² n⁵ G², ये थे अपने पास 20। अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे। E की जगह पुट करेंगे बेटा m1 L2 T-2, m1 L2 T-2, L² की जगह L² की जगह आ जाएगा mL2 T-1, mL2 T-1 बाय में m5 और m-1 L³ T-2। अब देखते हैं बेटा, यहां से m और m क्या बन गया, m², एक m ये जाएगा तो बन गया ये m³ है ना, EL² m5 G², यही है ना, हाँ L² G², ठीक है। और G का स्क्वायर करना है बेटा हमने, G का स्क्वायर और L का भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास m1 L2 T-2, ये हो गया m⁵2, इसको मैं यहाँ स्क्वायर को यही लिख देती हूँ m2 L4 T-2, ठीक है। सिमिलरली इस वाले स्क्वायर को भी अंदर लेके जाएंगे तो m-2, ये 6 और ये हो जाएगा -4, m1 m और यहाँ पे 2m है और यहाँ पे 1m है तो 3 हो गया, और ये -2 पर जाएगा तो 5 और एक m5 ये है तो ये m तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, L2 और L4, L6 बन गया, नीचे भी L6 है, T-2 -4 बन गया, नीचे भी T-4 है, तो सब कट गए, यानी m0 L0 T0 अपने पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया है। जो बेटा मास का तो हो नहीं सकता, मास का m1 आता, लेंथ का भी नहीं हो सकता L1 आता, टाइम का भी नहीं हो सकता T1 आता, तीनों ही 0 0 है, तो ये किसका होगा, एंगल का होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंगल और सॉलिड एंगल ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास यूनिट्स तो होती हैं लेकिन उनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि इनमें अगर हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, यानी cos थीटा है तो cos 45 पुट करोगे तो 1/√2 वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसकी कोई यूनिट नहीं होती ना फिर आगे, तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट नहीं, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला जो है नहीं होता है। तो अपने पास ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किसके इक्विवेलेंट है, एंगल के इक्विवेलेंट है। फर्दर वन मोर क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। ये भी नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसने, T² दे रखा है 4π² R³ बाय GM। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा T² 4π² R²। थर्ड ऑप्शन दे रखा है T² 4π² R³ बाय में G। फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है T 4π² R³ बाय G। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे बेटा G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M मास है, R जो है वो रेडियस है और T क्या है, टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड का जो अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा तो यहाँ तो स्क्वायर है, 3 जगह तो T² की फॉर्म में ही आ जाएगा,
लेट्स चेक द फर्स्ट, ठीक है, पहले फर्स्ट को ही चेक करते हैं। तो अगर करेक्ट होगा तो क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल आने चाहिए। तो इधर से तो बनेगा बेटा m0 l0 और t की पावर 2 इज इक्वल टू 4 और 5 स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट से इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं। r क्यूब, r बेटा रेडियस है तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ क्यूब l क्यूब, और g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला था। और दोबारा से लिख देते हैं कि g क्या आता है बेटा अपने पास, f r स्क्वायर बाय m, ये निकल के आता है। तो m l t माइनस 2 और ये l स्क्वायर मिलके यहाँ पे m स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा अपने पास, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, ये जो है g का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया है। इसको पुट करेंगे m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 इंटू में मास के लिए क्या आ जाएगा बेटा, m आ जाएगा। अब देखो l क्यूब से तो आपका l क्यूब चला जाएगा, m की पावर -1 और m की पावर 1 दोनों ऐड होके 0 हो जाएगा, t माइनस 2 ऊपर जाएगा तो t की पावर 2 बन जाएगा। तो m0 l0 t की पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, ये t की पावर 2 ही बच रहा है ना यहाँ पे, ये भी इससे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बच गया m0 l0 और इसको लिख सकती हूँ मैं t की पावर 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो आ रही है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। हेंस जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो मेरा करेक्ट है। सेकंड को चेक करते हैं, क्या होता है सेकंड में भी हमारा इक्वल आ रहा हो, लेकिन होगा नहीं ऐसा क्योंकि वैसे तो ये स्टैंडर्ड नीट का क्वेश्चन है, फिर भी हम अपनी एक बार चेक कर लेते हैं कि सेकंड में क्या निकल के आता है। तो बेटा इधर तो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो टी स्क्वायर ही आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या आएगा, एल स्क्वायर आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई, तो अपने पास ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले में चेक करते हैं, टी स्क्वायर इसका तो ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर ही रहेगा इक्वल टू आर क्यूब का एल क्यूब बन जाएगा, और जी का बेटा m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2, एल क्यूब से एल क्यूब कट गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 ऊपर जाएगा और t माइनस 2 ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर, जो इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी m1 फालतू आ गया ना इसमें, तो ये वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सिमिलरली इस वाले को चेक करेंगे बेटा, इस वाले को चेक करोगे तो देखो ये बिल्कुल इसके जैसा है, और इसका क्या आ रहा था, टी स्क्वायर आ रहा था, और इधर क्या दे रखा है, टी दे रखा है, तो दिस वन ऑल्सो विल बी रॉन्ग। So these are the applications of dimensional analysis, and these questions are based on NEET JEE. Thank you.